हेलो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आप सबका यूनिक एजुकेशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैंने अपनी पहली क्लासेस में फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बताया था। उस सिलेबस का जो पहला पार्ट था, उसका पहला चैप्टर है भौतिक जगत व नामापन, फिजिकल वर्ल्ड और एंड मेजरमेंट। भौतिक जगत होता क्या है, इसके बारे में पता करेंगे। भौतिक जगत है क्या, ये बारे में बताएंगे। उससे पहले हम उसके बारे साइंस के बारे में पता करते हैं। साइंस है क्या, साइंस विज्ञान, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये पता करेंगे पहली बात तो हम लोग। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई साइंटिफिक है, ये ग्रीक वर्ड है, और जो विज्ञान है ये संस्कृत वर्ड है। तो साइंस की डिफिनेशन हो गई किसी भी विषय का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से रखना या उसकी जानकारी लेना, ये विज्ञान होता है। भौतिक विज्ञान उसके पार्ट हैं। साइंस के पार्ट होते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये हैं। लेकिन हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं। भौतिक विज्ञान है क्या, इसके बारे में बताएं। भौतिक विज्ञान की डिफिनेशन होती है कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, ये भौतिक विज्ञान होता है। अब ऊर्जा क्या है, ये भी चीज़ जानिए। ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा बात एक ही है, लेकिन ऊर्जा भौतिक विज्ञान हम लोगों ने ये जाना कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया था भौतिक विज्ञान में। ठीक है, जब प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट है द्रव्य। द्रव्य है क्या, ये जानते पहले। द्रव्य का मतलब है वह वस्तु या वह वस्तु जो स्थान घेरती है, उसे द्रव्य बोलते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने 9th और हाई स्कूल में जानना पढ़ा होगा। ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस बारे में लगभग थोड़ा बहुत जानते होंगे, गैस के भी बारे में भी, और द्रव के बारे में, द्रव गैस दोनों के बारे में जाने होंगे। ठोस क्या होते हैं, मेटल सबने देखा होगा, जितने भी मेटलिक पदार्थ होते हैं ठोस होते हैं। लेकिन इसकी डिफिनेशन कैसे लोग डिफाइंड करेंगे इसको, देखिए। इनके जो अंतरा आणविक कण होते हैं अत्यंत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं मॉलिक्यूल, ये बहुत पास होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन ऐसे बनती है कि इनका ना आकार चेंज होता है, ना आयतन चेंज होता है, ना कि द्रव्यमान चेंज होता है। मतलब आकार, आयतन व द्रव्यमान निश्चित रहता है, जिस तरीके से है उस तरीके रहेंगे। लाइक दैट हम किसी चीज़ को, मेटल को ले लेते हैं, लोहा ले लिया, कोई चीज़ ले ली या कोई मेटल ले लिया। लाइक दैट ये हमने एक बुक ले ली, बुक को जितना हम प्रेशराइज करें, ये अपना आकार ना आयतन ना कुछ कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसमें। अब इसी तरीके से द्रव्य में आते हैं। द्रव के जो अंतरा आणविक कण होते हैं कुछ दूरी पर होते हैं, तो इनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, और द्रव्यमान इनका निश्चित होता है। लेकिन जैसे कि जितना द्रव हो तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड जैसे कि वाटर हो गया और हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब तुम्हारे लिक्विड होते हैं। इनको जिसमें ढालना चाहो ढाल सकते हैं। बॉटल में भर लिया तो बॉटल का आकार ले लेते हैं, ऐसे डाल दिया जाए, बाल्टी में रख लिया जाए, बाल्टी का आकार ले लिया। तो इसमें डिफिनेशन क्या हो गया, इनका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है और द्रव्यमान निश्चित होता है। तीसरा आ गया आपका गैस। गैस में क्या होता है, जो अंतरा अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर फैले होते हैं, ना इनके सेम कंडीशन यही होती है, ना आकार सेम होता है ना आयतन सेम होता है, केवल इनका द्रव्यमान सेम होता है। एग्जाम्पल तौर में परफ्यूम देखा होगा आप लोगों ने। परफ्यूम को हम लोगों ने शरीर में लगाते हैं या शर्ट में डाला या कहीं लगाते हैं, बाहर निकलते हैं तो इसकी महक पूरे वायुमंडल में फैलती है। पूरे वायुमंडल में क्या बोलते हैं यार, जिस एरिया में होंगे तो कुछ थोड़ी दूर 10-20 मीटर में तो महक जाती। इसीलिए इनके क्या होते हैं, ये ना इनका आकार निश्चित होता है ना इनका आयतन निश्चित होता है। और तीसरा पार्ट है आपका
ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है? डेफिनेशन ये, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अब बात ये आई कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा है क्या चीज़? क्षमता क्या चीज़ है? कैपेसिटी को ही हम क्षमता बोलते हैं। कैपेसिटी, अब ये कैपेसिटी कहाँ से आती है? कार्य करने के लिए कैपेसिटी क्षमता चाहिए, और क्षमता कहाँ से आएगी? जैसे लाइक दैट, हम वर्क कर रहे हैं तो कुछ खाएंगे तब हमारी क्षमता आएगी, तो कुछ खाएंगे तभी तो क्षमता आएगी, तभी वर्क कर पाएंगे। इसी तरीके से कोई मशीन भी हो गई, चाहे मोटरसाइकिल हो गई या कार हो गई, कुछ भी, उसको जो क्षमता चाहिए, ऊर्जा, क्षमता कहाँ से मिलेगी? फ्यूल्स की तरीके, फ्यूल के रूप में मिलेगी। इसी तरीके ऊर्जा को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसके कई पार्ट हैं, कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, समझ लीजिए। लाइक दैट ले लीजिए, प्रकाश, रासायनिक, रसायन, गतिज और स्थितिज, ऊष्मी, ये सब ऊर्जाएं हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब ये कैसे? अभी हम सिद्ध करते हैं। आपने आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, E बराबर mc²। आइंस्टीन ने कहा था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, या द्रव्यमान को, ऊर्जा को द्रव्यमान में चेंज किया जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल तौर पे फैन होता है। फैन में क्या है कि पहले क्या होता है, इसमें बिजली करंट दबाया गया, तो पहले क्या विद्युतीय ऊर्जा दी गई, फिर वो रोटेट हुआ, मूवमेंट हुआ, उसमें वो घूर्णन गति करा। तो पहले क्या था, उसमें विद्युतीय ऊर्जा दी गई, विद्युतीय ऊर्जा किस में चेंज हो गई आगे? गतिज ऊर्जा में। इसी तरीके से बैटरी, पहले क्या है बैटरी? रासायनिक ऊर्जा, उसमें क्या रसायन, बैटरी के अंदर क्या होता है? रसायन होता है, जितना तुम्हारा रासायनिक होता है। रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हुई जाके? विद्युतीय ऊर्जा में। अब E बराबर mc के बारे में बता देते क्या चीज़ है। E बराबर mc²। E आपकी ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग। जिसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि प्रकाश का वेग क्या होता है, सुना सबने है। इसका मतलब हुआ प्रकाश का वेग सूर्यमंडल से या प्रकाश का पृथ्वी तक या पृथ्वी पर आने में जिस वेग से पृथ्वी पर गिरता है उसे प्रकाश का वेग बोलते हैं। उसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸, या निर्वात से पृथ्वी तक प्रकाश का जिस वेग से प्रकाश आता है उसे प्रकाश का वेग कहते हैं। इसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब चौथा पार्ट आपका है ऊर्जा का प्रयोजन। ऊर्जा का प्रयोजन, ऊर्जा का प्रयोजन को दो भागों में बांटा गया है, एक स्थूल एक सूक्ष्म। स्थूल बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो। स्थूल मतलब हो गया बड़ा, इसमें बड़े बड़े पिंडों की ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, इसमें बड़े बड़े पिंडों की ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। और सूक्ष्म में छोटे छोटे कणों का या सूक्ष्म अति सूक्ष्म कणों का ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। स्थूल में देखते हैं कि 5 इसके पार्ट हैं। नंबर 1 यांत्रिक, नंबर 2 ऊष्मागतिकी, नंबर 3 प्रकाशिकी, नंबर 4 तरंग तथा ध्वनि, 5वां ऊष्मागतिकी, वैद्युत गतिकी, सॉरी। पहला यांत्रिक है। यांत्रिकी मतलब होता है कि ये यांत्रिकी जो तुम्हारा है ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है। यांत्रिकी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिकी ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी में क्या होता है, इसमें ये बताया गया है कि ऊष्मा कितना समय कहाँ क्या लेती क्या नहीं लेती, ये बताया गया इसमें। इसमें तुम्हारा बताया जाएगा कि
कैलोरी क्या होता है, कैलोरी बारे में बताया जाएगा और काफ़ी चीज़ बारे में बताया जाएगा। जैसे कि सर्दियों में हम लोग कलरफुल कपड़े क्यों पहनते हैं, गर्मियों में हल्के कपड़े क्यों पहनते हैं, ये सब इसके बारे में बताया जाएगा। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी में ये है तुम्हारे लेंस के बारे में बताया जाएगा और फोकस दूरी के बारे में बताया जाएगा, दर्पण के बारे में बताया जाएगा, सब प्रकाशिकी में बताया जाएगा। तरंग तथा ध्वनि, तरंग तथा ध्वनि का में आपको आयाम, तुम्हें दोलन और ये काफ़ी चीज़ बताई जाएगी। और तरंग ध्वनि का मतलब मीन्स ये भी है कि जैसे कि हम लोग कोई मोबाइल यूज करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी आती है, हम लोग ये यहाँ से खड़े होकर कहीं काफ़ी दूर बात कर लेते हैं, मीलों दूर बात करते हैं, तो किसकी सहायता से, तरंग की सहायता से करते हैं। और ध्वनि का क्या है रीज़न है, हम किसी माइक में बोल रहे हैं तो वो कुछ नहीं तो 1-2 किलोमीटर दूर सुनाई देता है, किसकी सहायता से वो ध्वनि पहुँची, किसकी सहायता से आवाज़ पहुँची, वो तरंग की सहायता से पहुँची वो। चौथा वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी में हम लोग वैद्युत के बारे में बात करेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे, इसमें प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे और तुम्हारा प्रतिरोध, ओम का नियम और 2-3 चीज़ें और इसमें सब पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है केवल इंट्रो के लिए है। टोटल जितना भी इंट्रो दिया गया है, 9th में लड़का हाई स्कूल में नहीं जानकारी रख पाता है कि क्या है क्या नहीं है, तो स्टार्टिंग में चैप्टर दे दिया गया है कि पूरे चैप्टरों का निचोड़ इस चैप्टर में दे दिया गया है। फिर ये तो स्थूल के बारे में हो गया। सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या था, माइक्रो, माइक्रो ये हम सभी जानते हैं। कण से पहला कण बना, कण बनने के बाद फिर क्या बना, अणु बना, अणु के बाद परमाणु बना। अब परमाणु से क्या क्या टूटे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टूटा, प्रोटॉन टूटा और न्यूट्रॉन टूटा। ठीक है, ये चीज़ तीनों चीज़ बने। अब इन तीनों क्या बोलते हैं, क्वार्क। ये आज का टॉपिक तो खत्म हो गया, इसके आगे जो टॉपिक आएगा बल आएगा, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक बात और, फिजिक्स को पढ़ना है तो क्वेश्चन करना सीखें, तभी आप फिजिक्स सीख पाएंगे। बल क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स ये तो आप जानते ही हैं कि जब किसी वस्तु या पिंड को हम धक्का लगाते हैं या खींचते हैं तो वो क्या होता है, स्थान परिवर्तित करता है, या ये तो अपनी भाषा में बोल दिया। इससे इसकी डिफिनेशन क्या होगी, जब किसी वस्तु को धक्का या खिंचाव लगाते हैं तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, इसे बल कहते हैं। ठीक है, बल शब्द की उत्पत्ति किसने की, न्यूटन ने की। इनके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, न्यूटन कितने ही बड़े, कितने विख्यात और कामयाब साइंटिस्ट रहे हैं। ठीक है, अब ये न्यूटन जो थे, इनकी कहानी ये थी। न्यूटन, इन्होंने बल शब्द की उत्पत्ति की। इन्होंने कैसे बताया बल बल है। कहानी आपने सुनी होगी कि फल टूटा, सेब टूटा, गिर गया, ये तो कहानियाँ हैं, सबने जानी होगी, जानते ही होंगे। लेकिन ये कहानी उनके मन में आया कैसे कि फल टूटा, नीचे गिरा, तो उनके मन में आया कि पृथ्वी खींच रही है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके आगे गुरुत्वाकर्षण बल भी है, लेकिन हम बल के बारे में बात करते हैं, वो आया कहाँ से। ठीक है, उससे न्यूटन से पहले गैलीलियो आए, गैलीलियो से पहले अरस्तु आए। गैलीलियो, अरस्तु, इनसे बड़े वैज्ञानिक थे। अरस्तु एक दार्शनिक थे। उन्होंने क्या बताया, अरस्तु ने बताया कि जब किसी पिंड में कोई बाहरी कारक प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसको स्थानांतरित परिवर्तित होता है। या जब किसी पिंड में बाहरी कारक धक्का लगा या खिंचाव लगाता है तो अपने स्थान को में परिवर्तित हो जाता है। स्थिति अवस्था में है तो गतिज अवस्था में हो जाएगा, गतिज अवस्था में है तो स्थितिज अवस्था में हो जाएगा। फिर दूसरा नियम उन्होंने क्या दिया, दूसरा नियम ये दिया कि सूर्य को, जो सबने देखा है, सूर्य जो है, सूर्य से टूट के अन्य ग्रह उपग्रह बने हैं। ठीक है, सभी ग्रह उपग्रह सूर्य से टूट के बने हैं। जब ये टूटे हैं तो ये सूर्य के चारों ओर कुछ दूरी पर जाकर रुक गए और चारों तरफ
एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करने लगे, मतलब चारों तरफ गति करने लगे। जैसे कि ये सूर्य है, इसके चारों ओर अर्थ आ गई, कोई भी आ गया, मून हो गया इधर साइड, तो ये चारों ओर एक समान दूरी पर गति करने लगे। इनका दूसरा नियम था। तीसरा नियम ये था क्या, जब कोई पिंड अब पृथ्वी ऊपर से गिरती है तो हमेशा नीचे क्यों जाती है। यही बात इन्होंने पकड़ ली, क्या न्यूटन ने पकड़ी कि जब कोई वस्तु कुछ दूरी से नीचे छोड़ी जाती है हमेशा सदैव नीचे गिरती है, सदैव नीचे गिरती है। क्यों गिरती है, वो क्या था, बल के कारण। इससे गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग बोलने लगे हैं। तो न्यूटन ने सिद्ध किया था क्या, जब कोई पिंड कुछ दूरी से छोड़ी जाती है तो सदैव नीचे गिरती है, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। वही जो जिससे पृथ्वी अपने खींचती है उसी को बोलते हैं बल। और दूसरा नियम क्या था, जैसे कि दूसरा नियम यही था कि ग्रह उपग्रह सूर्य के चारों ओर एक समान दूरी पर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम बताना चाहेंगे आपको कि बकरी को खूंटी में बांध दो, रस्सी बांध दिया तो बकरी पहले चलती रहे, जब वो अपनी दूरी तक आ जाएगी, खूंटी और रस्सी की दूरी में आ जाएगी, तो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। क्यों लगाने लगती है, उस रस्सी में बल उत्पन्न होता है। तो न्यूटन ने यही सिद्ध किया कि सूर्य से टूटने के बाद ग्रह उपग्रह कुछ दूरी पे जाकर रुक गए, या ना दिखने वाली दूरी रस्सी, जिसे बोलते हैं ना दिखने वाली रस्सी पे जाकर वो चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जो हमको दूरी दिखाई नहीं देती है कि कहाँ पर ये रुके, क्यों नहीं रुके, ये टिके कैसे हैं, तो वो जाके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वही सिद्ध किया उन्होंने। और तीसरा ये मैंने आपको बता ही दिया, हमेशा कोई पिंड जब ऊपर से नीचे गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। उन्होंने यही चीज़ बताई थी। अब इसके आगे आते गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल है क्या चीज़, न्यूटन की तो कहानी यही है। न्यूटन तो इतने अच्छे बड़े वैज्ञानिक थे, इनकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत अच्छी थी। पहले ऑब्जर्विंग करते थे, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते थे, इसके बाद मेजरमेंट करते थे, देन रिजल्ट निकाल देते थे। कोई भी काम कर रहा हो बहुत गौर से देखते थे, देखते रहेंगे, अच्छा ये गलती है, ये गलती, जाके बताएंगे ये गलती हुई है। तो ये इनका नियम, यही इनकी एक पावर थी। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये किताबी परिभाषा है, लेकिन हम लोग उसको सरल कैसे करते हैं कि पिंडों में उपस्थित द्रव्यमान के कारण वह पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण एक बल उत्पन्न होती है, गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। पिंडों में उसके द्रव्यमान के कारण, पिंडों के द्रव्यमान कारण या उसके द्रव्यमान कारण एक बल उत्पन्न होता है, जिससे वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। उस बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। हमेशा ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक होता है, इसका मान हर जगह सदैव होता है, पृथ्वी में हर जगह इसका मान समान रहेगा। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आते हैं वैद्युत चुंबकीय बल, कि वैद्युत चुंबकीय बल है क्या। चुंबकीय बल समझ गए होंगे कि यहाँ पर आवेशों की बात की जाएगी। वैद्युत चुंबकीय बल, आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल ही वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। आवेशित कणों के मध्य लगने वाला ही बल क्या कहलाता है, वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। इसके बाद आता है नाभिकीय बल। अब नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये भी मानते हैं ना, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये सबको पता है, लगभग 9th पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा होगा। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। किसी पिंड में या किसी कण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का योग करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे चुंबकीय बल कहते हैं या वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है। और परिभाषा क्या बनेगी इसकी, जब
किसी कण में न्यूट्रॉन प्रोटॉन को योग करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसके कारण जो बल लगता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। या एक और देख लीजिए, इसके बाद एक चीज ले लीजिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के संयोजन से जो बंधन ऊर्जा उत्पन्न होती है उस बंधन ऊर्जा के कारण उत्पन्न बल को क्या बोलते हैं? चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। और तथा इनके अब ये पिंड जुड़े हैं तो तोड़ेंगे भी, तोड़ेंगे ऊर्जा उत्पन्न निकलेगी। इनको तोड़ने पर जो ऊर्जा व्यय होगी उस ऊर्जा को भी चुंबकीय बल कहते हैं। मतलब जोड़ने पर भी चुंबकीय बल लगता है और तोड़ने पर भी चुंबकीय बल लगता है। इसके बाद आते हैं प्रबल, प्रबल चुंबकीय बल और दुर्बल। प्रबल जानते हो, प्रबल का मतलब हो गया एक पावर या जोड़ना, ठीक है। वही सेम परिभाषा है जो हम लोगों ने भी पढ़ी है, इसी दोनों का मिक्सअप अलग अलग कर दिया गया। अब क्या प्रबल में क्या आ जाएगा? प्रबल वैद्युत चुंबकीय बल में क्या आएगा? जब किसी कण में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का संयोजन किया जाता है, उस संयोजन के कारण उत्पन्न ऊर्जा के कारण लगने वाले बल को ही प्रबल बल बोलते हैं। दुर्बल में क्या हो जाएगा? जब किसी आवेशित कण में कोई भी आवेशित कण में न्यूट्रॉन प्रोटॉन को छोड़कर कोई भी कण क्या होता है? निकलता है या क्षय होता है। तो क्षय होने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे दुर्बल वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्या निकलता है, कभी सुना होगा प्रोटॉन का क्षय हो गया तो इतनी ऊर्जा व्यय हो गई, तो वही चीज़ है, किसी भी कण से न्यूट्रॉन प्रोटॉन को छोड़कर कोई अन्य कण उससे क्षय होता है तो वहाँ वैद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। थैंक यू। और जो भी आपको इसमें क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा।